अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। कुछ देर की बारिश थी और कराची जलथल हो गया। जहां कराची जलथल हुआ वहीं पे कराची वालों के चेहरों पे मुस्कुराहटें भी आईं और खुशियां भी आईं। लेकिन इन मुस्कुराहट और खुशियों का जो जो दौरानिया था वो बहुत महदूद था, क्योंकि इसके बाद जो सूरत हाल कराची में देखने में आई वो बहुत बदतर रही। कराची में हर जगह ट्रैफिक जाम नजर आया। कराची में हर जगह एक ऐसी कैफियत नजर आई कि अफरा तफरी का आलम था। जगह जगह सड़कों में जो पानी खड़ा हुआ नजर आया और इसकी वजह से लोग बहुत परेशान रहे। ये बारिशें जो कि हुई ये बेमौसम बेमौके नहीं हुई। इन बारिशों की जो प्रेडिक्शन थी वो काफी अरसे पहले कर दी गई थी। इस वजह से उम्मीद तो थी कि शायद पीपल्स पार्टी की या मौजूदा लोकल हुकूमत गवर्नमेंट है वो काम करते हुए इन सड़कों को साफ सुथरा रखने में अपना काम करेगी, लेकिन सूरत हाल वैसी बनी नहीं। एक बार फिर से जैसे ही थोड़ी सी बारिश पड़ी सूरत हाल शहर की बिगड़ती हुई नजर आई। लेकिन कराची की ये एक इकलौती तकलीफ तो नहीं है। कराची की तकलीफ में एक बड़ा मसला यह भी है कि आम आवाम के लिए यहाँ पे बहुत सी बेसिक सहूलियात नहीं है। पाकिस्तान के दीगर शहरों में वो सहूलियात जरूर मौजूद होंगी और वो सहूलियात जो कराची का शायद सबसे पहले हक बनता था, उससे पहले कराची से पहले दूसरे शहरों में वो फैसिलिटी शुरू कर दी गई। अब बिल आखिर कहीं ना कहीं उम्मीद हो चली है कराची वालों को कुछ मिलने जा रहा है। जी हां, मैं जिक्र कर रहा हूं बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, बीआरटी मंसूबे का। कराची में ये जो मंसूबा है ये 2016 में इसका आगाज किया गया है और उम्मीद की गई कि 2016 और 17 में इसको इख्तिताम कर दिया जाएगा और मुकम्मल कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से माजी में इस तरह के बहुत से मंसूबे हुए कि कई बार कराची शहर में बसेज आई, बहुत से मंसूबे अनाउंस किए गए, लेकिन ये अनाउंसमेंट ये मंसूबे महज कभी कागजों पे रहे तो कहीं जब इंप्लीमेंट हुए तो कुछ ही अरसे में ना जाने किस करप्शन की नजर हो गए कि कराची वालों को वो चीजें फिर लौट के देखने को ही नसीब ना हुई। एक बार फिर से कराची शहर में बसों ने अपना चेहरा जरूर दिखा दिया, दीदार कराची के अवाम को मिल गया नई बसों का, लेकिन ये बसें क्या कराची के दुखों और तकलीफों का मदावा करने के लिए काफी होंगी? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और न जाने दूसरा मसला यह भी है कि बसें कितने अरसे चलती हुई इन सड़कों पर नजर आएंगी। इसी के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में दो बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियतें मौजूद हैं और सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे जनाब नजीब अयूबी साहब से, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से। इनसे जरा जानेंगे कि जमात इस्लामी ने माजी में जो मंसूबे लगाए और जो बसें कराची के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मंगवाई वो आखिर क्यों नाकाम हो गया मंसूबा और कितने अरसे में वो मंसूबा नाकाम हुआ और मंसूबे की प्लानिंग में क्या कुछ मसले मराहिल दरपेश आए, इनकी इसके ऊपर बात करते हैं। नजीब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। नजीब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नजीब साहब, मैं इस वक्त प्रेजेंट की बात करने से पहले कुछ माजी के खदोखाल देखता चलूं। माजी में नेमतुल्लाह खान साहब ने बड़ी काविशों के साथ कोशिशों के साथ कराची को एक बड़ा खूबसूरत मंसूबा दिया। वो मंसूबा इस मौजूदा मंसूबे के मुकाबले शायद बसों की तादाद में बहुत ज्यादा था, लेकिन वो मंसूबा भी नाकाम हो गया। जरा इसकी पिक्चर बता सकते हैं कि क्या वजह रही? देखिए, नेमतुल्लाह खान साहब के जो बहुत सारे मंसूबों में एक मंसूबा मास ट्रांजिट प्रोग्राम भी था। मास ट्रांजिट प्रोग्राम और ये जो बसेस है जो मंगाई गई थी बाहर से, ये डीजल बसेस थी और इसका फ्लीट था 340 बसेस का। 340 मुझे याद है इसका किराया, और एसी बस थी और इसका किराया 20 रुपए था। कराची टावर तक ये पहुंचाती थी नीपा से और इस तरह इसके 7 रूट बनाए गए थे। ठीक है। जो सिर्फ पूरे कराची को जो कवर करते थे, यानी कोरंगी से भी चलते थे, लाडी से भी चलते थे। फिर इसके बड़े स्टेशन बनाए गए थे। सुरजानी के अंदर एक पूरा स्टेशन बनाया गया, इसी तरीके से दूसरे स्टेशन इसके। तो इस तरीके से ये सिर्फ एक बस प्रोग्राम नहीं था, इसके पीछे पूरे का पूरा एक मंसूबा था। 340 के बाद मजीद 300 बसें आनी थी और ये सारा निजाम था कि एयर कंडीशन बसेस, उसमें स्टाफ की ट्रेनिंग और उसके बस स्टॉप, ये सारा काम नेमतुल्लाह खान साहब अपने उस दौर के अंदर जो उनका खत्म भी कर दिया गया था परवेज मुशर्रफ साहब से कुछ तकाजों पे इख्तिलाफ की वजह से, तो वो बहरहाल वो किसी तरह तकमील पे नहीं पहुंचा और उसके 2, 4, 5, 6 महीने के अंदर ही वो सारी बसें जो है वो स्पेयर पार्ट बन के खुलती चली गई और कहाँ चली गई नहीं पता। उसके बाद जो भी हुकूमत आई उसने ट्रांसपोर्ट के नाम पे कराची को बेवकूफ ही बनाया है। नेमतुल्लाह खान साहब का मंसूबा सर्कुलर रेलवे था और आप सबको याद होगा कि जापान की एक कंपनी जायका जो उसने फिजिबिलिटी बनाई और फाइनेंसर्स आए और उसके अंदर उन्होंने कोई 5 और 10 साल के मंसूबे के अंदर ये था कि उसके पैसे भी हुकूमतों ने नहीं मिलाने थे। इनिशियल जो उसकी एग्जीक्यूशन कॉस्ट थी वो वफाक ने और सिंध गवर्नमेंट ने लेनी थी,
लेकिन उस वक्त के वजीर आला ने भी हाथ खींच लिए और वफाक ने भी हाथ खींच लिए, बल्कि वजीर आला ने तो ये तक किया कि वो समरी आगे ही नहीं बढ़ाई। असल मसला जायका के साथ उनकी किकबैक्स का था। तो जायका वजीर आला कौन थे उस वक्त नजीब साहब? जी, उस वक्त वजीर आला कौन थे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? उस वक्त वजीर आला तो अब यार मुझे इस दौरान इतने उसके अंदर से पानी निकल किस हुकूमत, किस जमात के थे, यही बता दें। लेकिन ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 2005 और उसके बाद की बात है। नेमतुल्लाह को खत्म हुए 16 साल का अरसा गुजर गया है। इस 16 साल से पहले की जाहिर है ये बात है। बिल्कुल सही। और उसके बाद अब जाके ये शक्ल नजर आ रही है, जो पोर्ट पे खड़ी हुई गाड़ियां हैं और जिनकी शक्ल दिखाई जा रही है, इसकी तादाद कोई 40 और उसके बाद 2-4 और बढ़ जाएगी। तो ये कराची को क्या बेवकूफ समझा हुआ है कि कराची आपको 95% सूबा सिंध के बजट में टैक्स दे रहा है, फिर कराची आपको 65-70% के करीब वफाक के बजट में दे रहा है। तो पीटीआई की हुकूमत हो या नून लीग की हुकूमत हो, और इन दोनों हुकूमतों के आलाकार हमेशा एमक्यूएम बनी रही है जो कराची के हुकूक की दावेदार रही है, लेकिन इनसे 100 बसें नहीं निकलती। कराची की जरूरत जनाब 1000 बसें हैं। कराची को 1000 बसें जब तक नहीं मिलेंगी वन गो के अंदर, मैं वन शॉट की बात कर रहा हूं, तो ये विजन तो नेमतुल्लाह खान का था, यानी जमात इस्लामी का विजन था। और नेमतुल्लाह खान अकेले नहीं थे, नेमतुल्लाह खान की पूरी टीम थी कि जिसने इस काम को लुक आफ्टर किया और वो ख्वाब पाया, तकमील पे पहुंचाया। 340 बसों में तो आप भी बैठे होंगे, मैं भी बैठा हूं अपनी गाड़ी छोड़ के 20 रुपए में टावर तक गया हूं एसी के अंदर, कि बैंक ऑफिसर्स को जाते हुए मैंने देखा है। तो ये किस दौर की बात कर रहे हैं? पूरी कराची को चिंची के अंदर बिठा दिया। मैं इस वक्त लाहौर में बैठा हूं, लाहौर के अंदर सूरत यह है कि यहां पर मेट्रो चल रही है, पेशावर के अंदर गाड़ियां चल रही हैं, मेट्रो चल रही है। तो कराची से ये कौन सी खुदा वास्ते का बैर है कि जिनको हमने, कराची वालों ने 14 एमएनए दिए पीटीआई को, कराची वालों ने 26 एमपीए दिए पीटीआई को। सबसे ज्यादा जुल्म पीटीआई ने रवा रखा है, जो ये कहते हैं कि हम कराची के हैं, तो कराची के होके कराची वालों के साथ चलो, तुमने जो सुलूक किया तो किया, लेकिन मैं एमक्यूएम से मुखातिब हूं कि एमक्यूएम ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। सिर्फ आप मास ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, पूरी कराची के अंदर नेमतुल्लाह खान साहब ने जो मंसूबा शुरू किया था कि पोर्ट से गाड़ियां निकलेंगी और सीधा सुपर हाईवे पे और हब चौकी पे और बाहरों बाहर चली जाएंगी, वो मंसूबा किधर गया? नादरन बाईपास नेमतुल्लाह खान ने बनाया। उसके बाद कोई ऐसा मंसूबा अगर आपने बनाया हो तो आप बताइए, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। नजीब साहब, तो आप हैं, नकती तो पीटीआई है, नकती तो एमक्यूएम है, नकती तो नून लीग है कि उसने कराची के साथ हमेशा जो दुश्मनी का रवैया है और इसी रवैये की बुनियाद पे कोटा सिस्टम हमेशा के लिए लागू कर दिया। उसके अंदर जनाब एमक्यूएम भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है और पीटीआई उसकी सरखेल बनी हुई है। नजीब साहब, ये कराची के बजट हड़प करने, तो कराची के लिए आपने कुछ नहीं किया। अब रो धो के आप कह रहे हैं कि हम इतनी बसें ले आए और उसकी रोनुमाई करा रहे हैं, तो रोनुमाई नहीं है, ये जग हसाई है दुनिया के सामने कि इतने अरसे के बाद, और वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन आएगी जनाब नासिर अली शाह। तो वो इलेक्ट्रिक ट्रेन भाई कब आएगी? कराची वाले तकरीबन 16 साल तो रुल गए नेमतुल्लाह खान साहब के बाद। लेकिन यह है कि ये इस तरीके से मजीद मेरा नहीं ख्याल कि अब शहरियों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। अब तो जवाब देने का वक्त है ना भाई, बिल्कुल ठीक है। एमक्यूएम को जवाब देना होगा, अब तो पीटीआई को जवाब देना होगा। चौथे साल में ये बच्चा दाखिल हो गया है अपने अब्बा की उंगली पकड़ के, और चौथे साल में भी अगर जवाब नहीं दे रहा तो फिर कब जवाब देगा? दूध के दांत भी आ जाते हैं जनाब, टूट के दें। ठीक हो गया नजीब साहब, हाल में नजीब साहब आप, इनका अब्बा इनको संभालेगा भाई। बिल्कुल सही है नजीब साहब। जरा कि आप शहरी पूछते हैं, अभी पूछ रहे हैं ना कि 1100 अरब रुपए का पैकेज कहां गया, 100 अरब रुपए का पैकेज कहां गया, उसका जवाब इनसे बन नहीं पड़ता। यही फिरदौस शमीम नकवी साहब है, यही दूसरे लोग हैं, इन्होंने आके जमात पे बड़ी तनकीदें की। लेकिन हम तो सिंपल सा सियासी सवाल कर रहे हैं कि 1100 अरब रुपए का पैकेज जो आपने कराची के लिए रखा था भाई, उसमें कितना लगा, कितना दिया, कहां से आया, कहां गया, कुछ पता तो चले। ये तो सियासी जवाब सवाल है ना, सियासी सवाल का जवाब सियासी जवाब बनता है ना। तो आप सियासी जवाब तो देते नहीं है, आप बैनर फाड़ लेते हैं, आप आके उसके ऊपर टीवी के ऊपर आके अपने पीटीआई के फेसबुक पेज के ऊपर लंबी सी तकरीर कर लेते हैं जमात इस्लामी के खिलाफ। लेकिन जमात इस्लामी तो सीधी बात कर रही है कि अगर आपने दिए हैं तो बताइए कहां दिए हैं, और नहीं दिए हैं तो क्यों नहीं दिए हैं। K4 के मंसूबे पे आ जाइए कराची के लिए, K4 का मंसूबा। जब मैंने प्रेस में आके बताया कि इस मंसूबे के अंदर 2021 और 2022 के अंदर जीरो फंड एलोकेटेड फॉर द K4 ये लिखा हुआ है, और किसी भी मीडिया पे आप मुझे बुला दे, मैं वो गूगल का डॉक्यूमेंट आपको दिखा दूंगा, पीडीएफ फाइल है बजट की।
तो बजट की पीडीएफ फाइल तो आवाम की डॉक्यूमेंट होती है ना, पब्लिक होता है ना, उसको तो आप नहीं झुटला सकते। तो मेरे भाई आंखों में धूल झोंकने का ये अमल खत्म होना चाहिए। नजीब साहब आपका मौकफ तो आ गया, कम बैक कर चुकी है। देखिए जमात इस्लामी इस शहर के अंदर जब जब थी उसी वक्त तरक्याती मंसूबे शुरू हुए। अफगानी के दौर में K1 शुरू हुआ, मेयर नेमतुल्लाह खान के दौर में, बाबा कराची के दौर में K2 K3 शुरू हुआ, K4 के लिए 4 करोड़ रुपए अपने बजट से बचा के वो रख के चले गए बाबा जी, और उसके बाद इन्होंने तो हड़प कर दिया। उसके बाद तो 66 मरतबा इसका रूट तब्दील हुआ है, बहरिया से निकालने के लिए, इधर से फार्म हाउस से निकालने के लिए। तो भाई आप अपनी तरजीहात तय करें कि आप किसको नवाजना चाहते हैं। आप बहरिया को नवाजना चाहते हैं या कराची के अंदर लाना चाहते हैं? अब पता ये चल रहा है किसी दिन आके वजीर आला ने बुलाया कि जी ये मंसूबा फिजिबल नहीं है। अरे ये क्या बात हुई कि जिसका फंड रखा गया है, आधे पैसे वफाक ने मिला दिए हैं, आधे पैसे आप खत्म कर चुके हैं, तो उसका हिसाब तो दीजिए कि ये गए किधर। क्या पाइपलाइनों की मरम्मत के अंदर ही सारे पैसे बर्बाद कर दिए? मिसमैनेजमेंट का शाकार है ये सारी हुकूमतें, मिसमैनेजमेंट। ठीक है ना, पीटीआई मैनेजमेंट से बनी है ना, इसके अंदर मैनेजमेंट है। नजीब साहब सारे मंसूबे मिसमैनेजमेंट की नजर हो गए। मेरे भाई अब होनी चाहिए गो फॉरवर्ड, हमें कब आगे चलना है ना। आगे चलने के लिए मेरे भाई बात यह है कि आपके पास प्लानिंग क्या है, आपके पास टीम कौन सी है। आपके एमपीएस को मैं देखता हूं, एमएनए को देखता हूं, वो तो मुजाहरे कर रहे होते हैं अपनी हुकूमतों के खिलाफ। वो तो पानी और उसके चक्कर में रोजाना लालटेन लिए घूम रहे होते हैं, कोई बिजली के लिए लालटेन, कोई पानी के लिए ड्रामे, टोपी ड्रामे कि इख्तियारात तुम्हारे हाथ के अंदर, सारी चीजें मामलात तुम्हारे हाथ के अंदर। अगर ये मुजाहरा तुम कर रहे हो तो क्या अपनी हुकूमत के खिलाफ कर रहे हो? भाई अवाम ने तो तुमको मुंतखब किया था कि ये सारी चीजें तुम डिलीवर करोगे। अब चौथे साल के अंदर आप जनाब दाखिल हो चुके हैं और उसके बाद भी आप भाषण ले रहे। तो देखिए ये पढ़ी लिखी कौम है, पढ़ा लिखा दौर है। अब दौर बहुत बदल गया है, हम कन्वेंशनल से हटके उसके अंदर आ चुके हैं दूसरे दौर में। अब इसके अंदर जिगजैग नहीं चलते, डॉक्यूमेंट को आपको प्रूफ करना होगा, बताना होगा। तो इस तरीके से मेरे भाई कराची ने अब जमात इस्लामी कमबैक कर चुकी है। अभी आपको मैंने बताया हालिया इलेक्शन कैंटोनमेंट में जिस जोरदार तरीके से जमात इस्लामी ने पीटीआई के अपने हलकों के अंदर उन्हें शिकस्त दी है, तो क्या अभी भी इनकी आंखें नहीं खुलेंगी? सर नजीब साहब आपका मौकफ ये तो ठीक आ गया, आउट और वाश आउट कर दिया। क्या नजीब साहब को मेरी आवाज आ रही है? क्या नून लीग को एक सीट भी नहीं मिली? क्या अब भी आंखें नहीं खुलेंगी? तो मेरे भाई इसमें आपको संजीदा होना पड़ेगा। मैं दरखास्त करता हूं सियासी रहनुमाओं से कि इररिस्पेक्ट ऑफ एफिलिएशन विद एनी पार्टी, आप कराची जो आईसीयू में है उसको बचाने के लिए तो निकले ना, उसको बचाने के लिए आप ठीक है। नजीब साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जमात इस्लामी है, आप हमारे साथ आइए। नजीब साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा नजीब साहब आपने बिल्कुल अपने गमो गुस्से का इजहार कर दिया। एक छोटी सी आर्गुमेंट ये भी आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कहना तो ये है कि हमने 3-3.5 साल में कराची का जो एक मंसूबा बस का था, चलें जैसा तैसा ही सही, 40 बसें 80 बसें सही, लेकिन कम से कम कर दिया। लेकिन पीपल्स पार्टी तो इस सूबे में कई सालों से हुक्मरान है, वफाक में भी एक हिस्सा रखी है 5 साल तक, लेकिन सूबा सिंध में ना कोई तामीर तरक्की नजर आई, और कराची की सूरत हाल का अगर जायजा लें तो वो भी बहुत बदतर नजर आ रही है। तो पीपल्स पार्टी ज्यादा बड़ी कसूरवार है या तहरीक इंसाफ? देखिए जी, कसूरवार पहले तो ये तय करें कि ये बच्चा है किसका। नून लीग कहते सर ये तो आधा है ना सर, ये तो मंसूबा आधा पीपल्स पार्टी का है और आधा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तो पहले तो इस बच्चे के बाप कितने हैं पहले ये देखें, ये 40 बसों के ऊपर कौन कौन हक जमा रहा है। तो असल बात 40 बसें नहीं है, असल बात 40 बसों पे इतराना और चौड़े होके घूमना नहीं है। जब आज से 16 साल पहले 340 बसें थी और आज 40 बसों के साथ आप चौड़े होके कैसे घूम सकते हैं भाई? आज कराची की आबादी डबल हो चुकी है, 3.5 करोड़ से ज्यादा कराची की आबादी है। और उस वक्त जिस वक्त नेमतुल्लाह खान थे उस वक्त शायद 2 करोड़ की आबादी थी। सारे अब इतने के बाद तो 1000 बसें बनती है ना भाई। बिल्कुल सही। 40 बसों के ऊपर कैसे फखरिया कोई प्रोग्राम कर? 40 बसें तो ये कोयटा बसें चलती है ना, इन लोगों के मालकान के पास 40 बसें हैं यार, प्राइवेट बसें 40। नजीब साहब आप हुकूमत से मिला रहे हैं इन 40 बसों को। शेम ऑन देम, शेम ऑन देम। सर हुकूमत को तो 400 बसें लाके ये कहना चाहिए था कि हम बसें ले। मैं तो कोई बात ही नहीं करूंगा इन बसों के ऊपर। 40 बसें क्या कराची को बदलेंगी? और जिस जगह ये चलेंगी उसको वो रूट ही आपने अभी फाइनल नहीं किया है। अच्छा रूट के ऊपर आ रहा हूं नजीब साहब, असल रूट के ऊपर ही आ रहा हूं। आप दुनिया भर में इस तरह के मंसूबे बनाए जाते हैं कि सड़कों पर गाड़ियों का लोड कम किया जाए।
हमारे यहाँ इस मंसूबे को जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, पहले तो इस मंसूबे से महज 1 लाख से 1.25 लाख लोग हैं जो मुस्तफीद होंगे। कराची की इतनी बड़ी आबादी और उसमें जो लोग इसको यूटिलाइज करेंगे वो महज 1 लाख से 1.25 लाख लोग। फिर इस मंसूबे में कोई लिंक रोड्स मौजूद नहीं, कोई कनेक्टिविटी ट्रैक्स मौजूद नहीं है। ये इस मंसूबे को कितना वायबल बनाता है सर? मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये इन्होंने जहां से ये उठाया है कराची की, सबसे पहले तो ये देखिए कि आप कितने लोगों के कम्यूट का बंदोबस्त कर रहे हैं। आप 1.5 लाख आबादी को सर्विस दे रहे हैं, 1.5 लाख आबादी उसमें बैठेगी और वो उन बसों के ऊपर इधर उधर घूमेगी। जहां ऑफिस नहीं है, जिस जगह ये उतार रहे हैं नुमाइश और गुरुमंदिर चौरंगी पे, वहां पर तो अजाखाना है और एक तरफ कायदे आजम का मजार है और एक तरफ ये है। उसके बाद लोग क्या करेंगे? ऑफिस जाएंगे कि अजाखाने और कायदे आजम के मजार जाएंगे? भाई लोग तो ऑफिस जाने निकलते हैं ना। तो आपने उस जगह पे क्या किया है? और 1.25 लाख लोगों को आप कम्यूट कर रहे हैं और 3 करोड़ की आबादी वही चिंकी में घूम रही है। तो ये मामला तो फिजिबल है ही नहीं। कराची के अंदर जो आप लेके आए हैं ड्रामा, ये नवाज शरीफ लाए या आप लाए, ये कराची के लिए फिजिबल नहीं है। कराची के लिए तो उस मंसूबे पे जाइए जो नेमतुल्लाह खान ने मास ट्रांजिट का प्रोग्राम बनाया था कि सारी हैवी गाड़ियां वो ऊपर बाला बाला निकल जाएंगी और उसके बाद ये टैंकर माफिया पानी कराची में नहीं चलेगा। कराची में पानी हर घर के नलके के अंदर वाटर टैप से आ रहा होगा। ये था मंसूबा। अब पूरी कराची में जितनी स्कूल की गाड़ियां चलती हैं उतने वाटर टैंकर चलते हैं। रोजाना 10,000 गाड़ियां जो है हर महीने और 2 महीने के अंदर नई एड ऑन हो जाती हैं कराची की सड़कों पे। तो इस तरीके से कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? ये प्रोग्राम जो है ना, ये 1, 1.5, 2 लाख लोगों को सर्व करने का ये किसी तरीके से फिजिबल नहीं है। ये कराची के साथ जुल्म है। कराची के साथ तो उस मंसूबे पे आना चाहिए था जो नेमतुल्लाह का मंसूबा था। नजीब साहब, भाई हमसे दुश्मनी कर लो, लेकिन हमारे जो मंसूबे बने हैं जिसको दुनिया ने तस्लीम किया, उस मंसूबे को तो पाया तकमील तक पहुंचा दो। बिल्कुल सही है। आप अपनी बात को रखने के लिए अपना नया मंसूबा ले आते, पूरी कराची को खोद के बर्बाद कर देते हैं। मोटरसाइकिल वाले, गाड़ी वाले सब परेशान। और आपकी अपनी ये 40 गाड़ियों के लिए आपने एक अजीब और गरीब रास्ता निकाला जिसके अंदर आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि कोई लिंक रोड मौजूद नहीं है। जब सर्कुलर रोड बनती है पूरे शहर दुनिया भर में, पूरे बड़ी बड़ी आबादियों के गिर्द एक सर्कुलर ट्रैक बनता है। उस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर सारी गाड़ियां चल रही होती हैं। उसके बाद अपने अपने बाईपास से वो अपने अपने इलाकों में जा रही होती है और निकल रही होती है। ऐसा कोई निजाम यहाँ नहीं है। यहाँ शहर के अंदर से निकल के एक गाड़ी बाहर जाती है, हर गाड़ी शहर के अंदर से होके बाहर जाती है। तो सारा ट्रैफिक तो आप शहर के अंदर घुमा रहे होते हैं। तो कम अज कम दुनिया के पढ़े लिखे लोगों से ये मुशावरत ही कर लेते कि हम कौन सा रूट बना रहे हैं और कराची वालों को किस नए अजाब से 2-4 कर रहे हैं। फिल वक्त सूरत हाल ये है कि जब भी ये बसें चलेंगी उस ब्रिज के ऊपर से चलेंगी जिसपे अरबों रुपए बर्बाद हो चुके हैं, जिसकी कंस्ट्रक्शन का मेयार भी कोई खास नहीं है। एक जरा झटके के अंदर वो लरस जाने वाला पुल है। उसके बाद उस पे आपने इमरजेंसी का एग्जिट कोई नहीं दिया है। हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाता है इन बसेस के ट्रैक के ऊपर इमरजेंसी एग्जिट और डाइवर्जन दी जाती है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन इजी हो जाए। यहाँ इस चीज का ख्याल नहीं रखा गया। तो फिर ये मंसूबा आ कैसे गया? अच्छा नजीब साहब, मंसूबा तो आ गया। अब आप मुझे ये बता दें अपने तजुर्बे की रोशनी में, इससे पहले बड़े बड़े मंसूबे आए और वो बहुत जल्दी समेट दिए गए। इस मंसूबे में आपको क्या लगता है कि कितने साल तक कराची की आवाम मुस्तफीद हो सकती है और कितने अरसे बाद हम इस मंसूबे को वैसा ही देखेंगे जैसा आज तक बाकी मंसूबों को देखता हुआ आ रहे हैं? देखिए, अव्वल तो मैंने आपको कहा ना कि इसकी कोई फिजिबिलिटी बनती नहीं। हर चीज की एक लाइफ होती है। इन बसेस की शेल्फ लाइफ 4 और 5 साल से ज्यादा नहीं है। अव्वल तो ये बंदरगाह पे खड़े खड़े इसका चेसिस खराब हो जाएगा और जब आप इसको चलाने जाएंगे तो जो सारा रूट है वो ऐसी मरतूब हवाओं का रूट है कि जिसमें बसों की क्वालिटी खराब होनी ही होनी है। और दूसरी बात ये कि इन बसों से जितने लोग फायदा उठा रहे होंगे उससे 10 गुना लोग इसके अजाब में मुब्तला होंगे। इससे कि सारा ट्रैफिक अब जो बाईपास करके नॉर्मल ट्रैफिक नीचे से गुजारा जाएगा वो बहरहाल डिस्टर्ब तो होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? इस जगह पे कौन सा ऑफिस एरिया मौजूद है? इसको आप अगर टावर पे ले आके छोड़ते तो मैं ये कहता सर टावर तक का मंसूबा तो सिंध हुकूमत के पास है ना। वफाक का मंसूबा तो नुमाइश तक था, नुमाइश से आगे तो सारा सिंध हुकूमत का मंसूबा था। वो मैं तो मजमूई बड़े स्पेक्ट्रम में बात कर रहा हूं ना। हम छोटे स्पेक्ट्रम में जाएंगे तो यही उलझते रहेंगे। बड़े स्पेक्ट्रम में तो इन सबको एक पेज पे होना चाहिए था ना।
नंबर स्कोरिंग गेम थोड़ी करते हैं शहरों के मंसूबे में। शहरों के मंसूबे में तो वफाक और सूबे को और जो अलाय होता है वो साथ बैठता है और उसके बाद कोई मंसूबा रन किया जाता है। यहाँ पर तो बात यह है कि तेरा मंसूबा मैं तख्ती लगाऊंगा, मेरे मंसूबे पे तू तख्ती लगाएगा, इस तरीके से काम हो रहा है। और नेमतुल्लाह मरहूम तो शरीफ आदमी थे, उनके सारे मंसूबों पे वो वाले तिरंगे वालों ने अपनी तख्तियां लगा दी। और जो अभी वो मुस्तफा कमाल क्लेम कर रहे हैं, जो चाइना कटिंग के बादशाह हैं, वो कहते हैं ये मंसूबे मैंने बनाए। सारी दुनिया सोच रही है यार ये तो उस बाबे ने बनाया था और ये देखो ये क्या कर रहे हैं। जितने मॉडल पार्क कराची को दिए वो नेमतुल्लाह जमात इस्लामी ने दिए और जितने मॉडल पार्क पे कब्जे हुए वो एमक्यूएम ने किए। तो ये खुला तजाद नहीं है तो और क्या है मेरे भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक हो गया, आपका मौका आ गया। फाइनल कमेंट देते हैं। खान साहब, अक्सर जब पंजाब में लाहौर में ये सर्विस शुरू की गई तो जंगला बस सर्विस कहा करते थे। कराची में बहुत सी जगह पे जंगला भी मौजूद नहीं है। इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी कंस्ट्रक्शन, ये ऑलरेडी अभी से इसके बड़े सारे सवालात उठ चुके हैं। इसके जो स्टेशंस बनाए गए हैं वो किसी भी तौर पे लाहौर और पेशावर बीआरटी के मुकाबले के नहीं है। कराची के साथ इतना बड़ा दौरा मयार क्यों सर? सर बात यह है कि ये खाओ पियो प्रोग्राम चल रहा है, मंसूबे पे मंसूबे फेंके जा रहे हैं। अमल दरामद जितना होना है वो सिर्फ इतना संजीदा है ये कि पहला जो पैसे का बजट मिलेगा ना उसमें अपना कमीशन कितना मारना है, इससे इनको गरज नहीं है कि ये चीजें कराची में चलती हैं कि नहीं चलती। इन लोगों के हाथ में जब भी इक्तदार रहा है यही काम हुआ है। आप देख लीजिएगा मेरी बात, इनका मंसूबा सिर्फ ये है कि एक नया नमूना कराची को दे दिया जाए और उसके ऊपर तो अपना इलेक्शन को पक्का किया जाए। लेकिन अब ये भूल जाए कि ये इस तरीके के टोपी ड्रामे करके कराची के शहरियों को मजीद बेवकूफ बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नजीब साहब, आपने वक्त दिया। जमात इस्लामी का मौकफ क्या रहा, आम आवाम इस वक्त क्या सोच रही है, इस तमाम तो सूरत हाल के बारे में आपने आगाह किया। और यकीनी तौर पर जब हम बात कर रहे होते हैं इस तरह के मंसूबों की तो एक प्लानिंग होती है। और जब हम इस मंसूबे की, बिल्कुल कराची बीआरटी के मंसूबे की बात करें तो इस मंसूबे को तो मुकम्मल होना 2016-17 में था, लेकिन इतने साल के अरसे में ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। फिर इसकी जो प्लानिंग की गई उसमें अभी भी बहुत सी लूप होल्स नजर आ रहे हैं। खास तौर पर अगर हम देखें तो बिल्ड क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बहुत सी जगहों पर ये जगह जगह से उस क्वालिटी का नजर नहीं आ रहा। स्ट्रक्चर जिस क्वालिटी की हम बात करते हैं लाहौर में या पेशावर में या रावलपिंडी इस्लामाबाद में, कराची में जानते हैं कि एक आबादी का फ्लो बहुत ज्यादा है और इस तरह के मंसूबे बहुत बड़ी आबादी को मुस्तफीद कर सकते हैं। लेकिन इस मंसूबे में एक जो सबसे बड़ा गैप ये आ रहा है कि ओनरशिप, आखिर एट द एंड ऑफ द डे कौन इसका अकाउंटेबल होगा, अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर आएगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि इस मंसूबे में कोई भी कनेक्टिंग रूट नहीं है। ये बसेस एक ट्रैक से होती हुई आएंगी और उसी ट्रैक से होती हुई चली जाएंगी। बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है क्योंकि हमारे यहाँ आबादी का जो कराची के डायनेमिक से वाकिफ है वो समझते हैं कि कराची में आमतौर पे जो ये तबका जो ऑफिस के लिए उतरता है वो नुमाइश के एरिया पे नहीं उतरता। और अगर किसी लेबर को, अगर किसी ऑफिस वर्कर को दिन में 2 बार बसेस तब्दील करनी पड़े तो शायद वो इस रूट को उस तरीके से नहीं एक्सेप्ट करेगा। एक और बड़ा मसला यह भी आ जाता है कि जब मास ट्रांजिट के मंसूबे अपनाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, तो उनकी कोशिश यही होती है, उसके पीछे सोच ये होती है कि हमें सड़कों पे से ट्रैफिक का जो लोड है उसको कम करना है। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको इस मंसूबे की रसाई बिल्कुल भी नहीं होगी और एट द एंड ऑफ द डे ये जो मंसूबा है ना सिर्फ ट्रैफिक को कम तो नहीं कर सकता बल्कि इसमें बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौकफ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किन लाइंस पे सोच रही है और क्या ये क्रेडिट लेना जायज है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ये कहती है कि हमने 3 साल के अरसे में एक मंसूबा एटलीस्ट खड़ा कर दिया लेकिन पीपल्स पार्टी ने कुछ ना किया। इसके लिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनसे जरा जानेंगे कि क्या माजरा और क्या इस मंसूबे के साथ होने जा रहा है। फिरदौस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिरदौस साहब, आप पहले तो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मुबारकबाद भी देता चलूं कि चलें कुछ तो हाथ आया कराची के आवाम के हाथों, एक मंसूबा कराची वालों को नसीब हुआ। लेकिन सर सवाल उठ रहे हैं कि यह मंसूबा क्या कराची के लिए काफी होगा? बिल्कुल ना काफी है।
सर ये इसको किस तरीके से एक्सपेंड किया जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी या लोकल गवर्नमेंट तो इसके ऊपर अभी तक अपना स्टेक नहीं आ रही, क्योंकि ये तो मंसूबा कनेक्टिविटी में था। देखिए, बुनियादी तौर पे ये है कि किसी भी शहर का के लिए ख्वाब, किसी चीज के लिए भी ख्वाब देखा जाता है। वो ख्वाब भी नहीं पता कि ये ख्वाब क्या है, वो ख्वाब मास्टर प्लान की सूरत में लोगों के सामने पेश किया जाता है। इस शहर के साथ रिजर्व ये है कि इसके सिटी फादर, जिसकी हुकूमत सिंध, किसी ने भी इस शहर की मलकियत नहीं ली हुई और इस शहर के लिए कोई ख्वाब नहीं देख रहे, वो सिर्फ इसकी बर्बादी देख रहे हैं। हर साल चीजें पुरानी होती हैं, तबाह होती है, उनको कोई दोबारा से ठीक करने वाला, संवारने वाला, बनाने वाला नहीं, और इसकी तरक्की के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। बिल्कुल सही। यही सबसे बड़ी जंग है और यही वो मुतालबा है जो हम करते गए थे। हमें तो इस बात का यकीन हो गया है कि हमें पता है शहर कराची ने हमसे बड़ी तवक्को रखी थी और हम उनकी उम्मीदों पे पूरे उतरने की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। हमसे जो कुछ वफाक के ऊपर प्रेशर डाल के किया जा सकता है वो कर भी रहे हैं, लेकिन जो लोग इसकी डे टू डे मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार है, जो इसकी प्लानिंग के लिए जिम्मेदार है, ये सूबा शहर कराची सूबा सिंध का हिस्सा है। बिल्कुल, ये फेडरल कैपिटल टेरिटरी नहीं है, ये पंजाब का हिस्सा नहीं है, ये केपी का हिस्सा नहीं है। इसकी जिम्मेदारी सूबा सिंध की हुकूमत पे आती है। जब वफाक कुछ डायरेक्ट करने लगता है तो वो कहते हैं सूबाई खुद मुख्तारी पे हर पार है। मन्नल आइलैंड का केस देखिए आप, वफाक के कुछ करने की कोशिश की, फौरी तौर पर $60 बिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज रिजेक्टेड, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टनरशिप में मालिक रियाज साहब को 50 रुपए गज की जमीन दे दी और जो अब उनसे पेनल्टी रिसीव करना चाह रहे वो भी हुकूमत सिंध अपने गलत फैसलों का इनाम लेना चाहती है। क्या कमाल की बात करते हैं। इस शहर के अंदर हर आदमी जो है वो जो काम कर रहा है वो हमें, यहाँ पूरे एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज तोड़वा दी गई, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट के बारे में किसी ने कुछ नहीं किया। इस शहर में 10-10, 12-12 मंजिला बिल्डिंग बन जाती है, उसका कोई अप्रूवल नहीं होता, वो धड़ाम से गिर भी जाती है, किसी अफसर को सजा नहीं मिलती जिससे अप्रूवल दी हुई। जितने इसकी बिल्डिंग कंट्रोल के बड़े बड़े अफसरान हैं जो रिटायर हो चुके हैं या जल्दी रिटायरमेंट लेके गए, वो पाकिस्तान का एक दूसरा हिस्सा है जो कहलाता है शहर टोरंटो, वहां बस रहे और ऐश की जिंदगी गुजार रहे उस माल के ऊपर जो कि उन्हीं ने इधर से कमाया था। पर ये भूल गए कि एक दिन रोज क़यामत भी आएगा और वहां भी हिसाब होगा। सर, जिस पाकिस्तान के दूसरे हिस्से का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वहां कैनेडियन डॉलर चलता है, पाकिस्तानी रुपये नहीं एक्सेप्ट होता। सर वो पाकिस्तानी असल में कहीं ना कहीं कन्वर्ट भी हो जाता है ना, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब वो छोड़िए ये। अच्छा फिरदौस साहब, हम टॉपिक से हट जाएंगे, मुझे सिर्फ इतना बताएं, आप माशाल्लाह काफी ज्यादा इन्वॉल्व हैं कराची के मामलात के हवाले से। 40 बसें आ चुकी हैं, 40 मजीद आ जाएंगी। कितनी बसेस कराची वालों के लिए आने जा रही हैं? और एक और बड़ी अहम बात यह है कि इस बस का जो रूट है, जो ग्रीन लाइन बस का, वो कनेक्ट होना था ऑरेंज लाइन के मंसूबे से जो सूबा सिंध की जिम्मेदारी थी। क्या ये सूबा सिंध के अंडर जो मंसूबा है ऑरेंज लाइन का, वो भी पाए तकमील तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है आपको? अच्छा देखिए, ये जो इस वक्त ट्रैफिक के लिए ये कराची बसें जो आई हैं, जो सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक चलेंगी, उसके ऊपर ये 3.5 लाख पैसेंजर की जो है वॉल्यूम जो इसको केटर कर सकते हैं। अगर इसके अंदर और ज्यादा ट्रैफिक होगी तो और बसें मंगवाई जा सकती है और इसके ऊपर जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 140 बसों की है। अच्छा, 140 बसों से ज्यादा सेफली ऑपरेट नहीं हो सकता। ये जो ग्रीन लाइन है ये BRT है, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इसका वह है। इसके अंदर एक सेफ डिस्टेंस और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 140 बसेज है। ये बसेज जो है आम बसेज से दुगने साइज, बिल्कुल सही, ये 18 मीटर की बस है, ये 9 मीटर की बस है। इसमें एक वक्त में जो है वो 154 अफराद जो है इस पे सवार हो सकते, सही, स्टैंडिंग एंड सिटिंग। तो ये जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ती जाएगी बसों में इजाफा किया जाएगा। अब आपने ऑरेंज लाइन का पूछा, और ये बस की टोटल लेंथ जो थी ओरिजिनल मंसूबे की वो थी 21 किलोमीटर, और जो इस वक्त है जो एग्जीक्यूट होगा जिसमें से 21 तो अभी खुल रहा है, बाकी 5 किलोमीटर जो है यहाँ से लेके कमर्शियल चौक या शाबरी दिहारी तक जो है
वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी उम्मीद है कि अगली फरवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। सर फिरदौस साहब, आप समझते हैं कराची के डायनामिक्स, जो लोग वाकिफ हैं, कि जब तक ये मंसूबा अगर टावर तक नहीं पहुंचता तब तक इस मंसूबे की आफादियत पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इससे कि अगर डेस्टिनेशन कराची की कमर्शियल हब या बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो आई चौधरी का रोड या मेरीवेदर टावर है या बंदर रोड का, मेरियट रोड का बाजार है, बिल्कुल, तो ये बसें वहां तक जानी चाहिए। लेकिन कराची की जो सूरत हाल है उसके अंदर ये मुमकिन नहीं है कि मेरीवेदर टावर तक लेके जाया जाए। तो जहां तक ले जाई जा सकती थी उधर तक ले जाई जाएगी, उसके आगे फीडर बसेस। अच्छा, उसके आगे कनेक्टिविटी का कोई मंसूबा है? ये फीडर बसेस है, तो मैंने आपसे कहा फीडर बसेस ऑपरेट करनी पड़ेगी। अच्छा, और ऑरेंज लाइन का जरा बता दें कि ऑरेंज लाइन पे क्या ऑरेंज लाइन की सूरत हाल ये कि ऑरेंज लाइन जो है 3.6 किलोमीटर का मंसूबा था, उसी वक्त शुरू हुआ था जब ग्रीन लाइन का शुरू हुआ था। इस वक्त तक उसका मेरे ख्याल से सिर्फ 50 से 60% काम हुआ है पिछले 6 साल से। उसकी जो बसों का ऑर्डर है वो SIDCL जो फेडरल गवर्नमेंट की एक कंपनी है, उसके पैसे इस साल जून में दिए हैं सिंध गवर्नमेंट ने, और हम उम्मीद रखते हैं कि वो बसें जो है वो दिसंबर में आ जाएंगी। लेकिन ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा, और ये तो सिंध हुकूमत ही बता सकती है। सर, सिंध हुकूमत का कहना तो ये है कि हमारे वजीर ट्रांसपोर्ट को तो काम ही नहीं करने दिया जाता है, उनके ऊपर तो कुछ काम करने लगते हैं तो FIA के मुकदमात बना दिए जाते हैं, तो वो तो कहते हैं हमें तो काम ही नहीं करने दिया जाता वफाक की जानिब से। मेरे ख्याल से उनके वजीर आज़म को भी काम नहीं करने दिया जा रहे थे कि उनके ऊपर भी नैब के मुकदमात बने हुए। चोरी ना करना, चोरी करना, ये सारी उनकी वजह है। कहीं वो कहते हैं हमने कुछ किया नहीं है, हम काम करेंगे, हम हुकूमत, तो छोड़ दे, रिजाइन कर देना PTM के मूवमेंट के तहत। वो रिजाइन भी नहीं करते, तो अब इनका क्या किया जा सकता है? इसको तो निकालने का एक ही तरीका है, अवाम में शऊर फैलाया जाए कि यही सही मानों में सिंध के सबसे बड़े दुश्मन है, शहीदों के नाम पे सियासत करते आ रहे हैं। अब ये ना जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी है, ये जरदारी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिरदौस साहब, एक बात ये भी जरा लोग जानना चाहते हैं कि हमारे मंसूबे बना तो दिए जाते हैं लेकिन उनका फॉलोअप कोई नहीं हो पाता, मेंटेनेंस फैसिलिटी कोई नहीं होती। माजी में हमने देखा कि नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में मंसूबा बना, फिर मुख्तलिफ मौकों पे मुख्तलिफ अदवार में बहुत से मंसूबे बने, लेकिन वो बसें कुछ ही अरसे में खंडर का मंजर पेश करने लगती हैं। इस मंसूबे के ऊपर क्या वफाक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाए और उसकी एक प्रॉपर लुक आफ्टर भी करे? जी देखिए, इस मंसूबे का फ्रेमवर्क जो है वो अब काफी हद तक एस्टेब्लिश हो चुका है। पाकिस्तान में ये पहली बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नहीं है। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और पेशावर 4 बन चुके हैं। उसी के मॉडल पे जो ऑपरेटिंग कंपनी है वो डाइवू है, और जो सफाई सुथराई और मेंटेनेंस का जिम्मा है वो भी एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, टोटल फैसिलिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज के नाम से, मेरे ख्याल से उसका नाम है। इनको तवील मुद्दत के ये कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं और उम्मीद यही रखी जा सकती है कि ये अपने उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत ऑपरेट करेंगे। और जो शिकायतें आप कह रहे हैं वो नहीं नजर आएंगी, और अगर नजर आएंगी तो फिर उसके अंदर कैंसिलेशन क्लॉजेस भी हैं, पेनल्टी के क्लॉजेस भी हैं। ये सरकारी लोगों से नहीं चलाया जा रहा, ये प्राइवेट सेक्टर की मदद से चलाया जाएगा। अब इसके ऊपर कितनी सब्सिडी होगी या सब्सिडी नहीं होगी वो वक्त देखता है। इस सब्सिडी की जिम्मेदारी नॉर्मली ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चाहिए होती है। पहले 3 साल की जिम्मेदारी वफाक से ली हुई है, 3 साल के बाद ये सिस्टम सिंध गवर्नमेंट को हैंड ओवर हो जाएगा। 3 साल के बाद सिंध हुकूमत को हैंड ओवर होगा। फिरदौस साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक सवाल और भी अगर कर लूं कि KCR मंसूबे के बारे में काफी बात होती है, आप तो अक्सर सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामलात को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। KCR मंसूबा सर क्यों नहीं चल पा रहा सर? और जो चल रहा है वो भी आपको पता है कि उस नौयत का नहीं है। जी देखिए, KCR मंसूबे के अंदर 2-3 थी। एक तो ये कि पहले जब से ये बना था मंसूबा सिंध हुकूमत के पास में था, और पिछले साल जब वो 1100 अरब रुपए का पैकेज हुआ है तो सितंबर की 5 तारीख को ये जिम्मेदारी
वफाक से अपने पास ली है और इंशाल्लाह अक्टूबर 2021 में इसका फाइनेंशियल क्लोज हो जाएगा, यानी इसके लिए जो रकम चाहिए वो मुतय्यन हो जाएगी कि वो पैसे कहाँ से आए और उसके बाद जो है इसका टेंडर कंसल्टिंग और इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अक्टूबर के महीने में हो जाएगी और उम्मीद ये है कि अक्टूबर तो सर अभी चंद दिन रह गए, अक्टूबर में 2021 अक्टूबर ये बस अनकरीब है। अच्छा, अभी आपने देखा कि हैदराबाद शक्कर मोटरवे का फाइनेंशियल क्लोज हुआ, बिल्कुल, और वो अनाउंस हो गया, उसका टेंडर अगले दिन ही आ गया। जैसे ये फाइनेंशियल क्लोज अनाउंस होता है उसके बाद जो है टेंडरिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिरदौस साहब, आप समझते हैं कि कराची में कोई भी मंसूबा हो, तजावुजात का एक बड़ा मसला रहता है। आपने गुजर नाले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी उनको भी सुना, जरा ये बता दें कि मुतासरीन को रीलोकेट करने में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बारे में तो जो कुछ कहा जा रहा है वो आपके सामने, क्यों नहीं कर पा रही सिंध हुकूमत इन लोगों को रीलोकेट और उनको कोई मुतबादिल जगह क्यों नहीं दे पा रही? क्योंकि अगर ये मुतबादिल जगह ना दी गई तो फिर ये ऐसी जगह पे ऐसी जगहों पे बसेंगे और फिर इंक्रोचमेंट के इशू सामने आएंगे। देखिए, हुकूमत सिंध ने एक कारोबार बनाया, पहले वो लोगों को बसाने के पैसे लेती है, कच्ची और कच्ची आबादियां बनने देती है, चाहे वो उनके अफसरान ने, पुलिस के अफसरान ने, डिप्टी कमिश्नर का स्टाफ ले, जो भी ले। अभी एक नई ताजा बस्ती जो है वो एस्टेब्लिश की जा रही है, जो कि आप सुपर हाईवे के साथ साथ देख सकते हैं, ठीक है, कि बन रही है, इसको कोई नहीं रोक रहा। कल जब इधर कच्चे पक्के मकान बन जाएंगे और उनके ऊपर कोई हाथ लगाएगा तो जुल्म होगा। पहला काम हुकूमत का ये है कि ऐसी बस्तियों को बनना ना दे, और ये उसी वक्त रोक सकती है कि जब वो गरीब लोगों के लिए रिहाइश का कोई इंतजाम करे। बिल्कुल सही। या तो उनको खुदा की बस्ती की तरह प्लॉट दिए जाए या उनको फ्लैट बना के दिए जाए, जिसके लिए इमरान खान साहब ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम दी थी। इनकी तो पार्टी का वादा था रोटी कपड़ा मकान के ऊपर, इन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी। इनके पास कोई प्लान नहीं है और उसकी वजह से क्या होता है कि बाद में जब लोगों को बेघर किया जाता है तो वो सूरत हाल सबके लिए तशवीशनाक भी होती है, अफसरदा भी होती है, और लगता है कि कलेक्टिव गुड के नाम पे कुछ लोगों के साथ जुल्म। लेकिन अगर ये नालों की सफाई ना की जाए, नालों के इर्द गिर्द सड़क नहीं बनाई जाए तो पूरा शहर डूब जाया करेगा और ज्यादा लोगों को तकलीफ। तो मैं समझता हूँ कि सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए। लोगों के घरों को अगर बेघर कर रहे तो उनको मुताबादिल घरों का इंतजाम करके देना हुकूमत वक़्फ़ को करना चाहिए, और ये जिम्मेदारी क्योंकि सूबे सिंध में सिंध हुकूमत की है, उन्हें करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब, आपने हमें वक्त दिया। फिरदौस शमीर नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक हमें ज्वाइन कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है। बहुत से मौकों पे बहुत से इश्यूज के ऊपर हमने बात की, और एक खास तौर पे जो आज के प्रोग्राम का मकसद था वो कराची में BRT मंसूबे के हवाले से जो प्रोग्राम करना था। माजी में भी हमने इस बारे में बहुत बार आवाज उठाई कि BRT मंसूबे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत सी जगहों पे खराब होता हुआ नजर आ रहा है, रस्टेड होता हुआ नजर आ रहा है, और अगर इस मंसूबे की आफादियत को मुकम्मल बनाना है तो इस मंसूबे को उस डेस्टिनेशन पॉइंट तक ले जाना होगा जहां पे किसी भी पाकिस्तान कराची में रहने वाले का कम से कम वो एट द या कोई वर्किंग पॉइंट हो या उसका घर वहां पे हो, तो दोनों सिरों को मिलाना बड़ा जरूरी था। ये खुद फिरदौस शमीम साहब ने फरमाया कि इस वक्त जो बसेज आई हैं वो कराची के लिए यकीनी तौर पर नाकाफी है, और यही बात हम भी कह रहे हैं, यही बात नजीब अयूबी साहब ने भी फरमाई कि ये जो मौजूदा बसेज कराची में आई हैं जिसके बारे में काफी ज्यादा बातें हो रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, यकीन तौर पर पॉजिटिव साइन तो है, लेकिन यहां पे इस तरह की बसेस का आ जाना ये काफी नहीं, ये नाकाफी अमल है। और अगर इस अमल में कोई बेहतरी ना की गई, अगर इस अमल में कोई वे फॉरवर्ड ना निकाला गया, तो हम फिर यही होगा कि कुछ अरसे बाद ये बसेस 40 से 35 और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 40 की 40 बसें खंडरात का मंजर पेश करने लगेंगी। एक और बड़ा अहम इसमें सूरत हाल ये भी निकल के सामने आई कि इस बसेस का जो इस निजाम का जो जिम्मेदारी होगी वो वफाक के पास है, और 3 साल तक वफाक को इस मंसूबे को ना सिर्फ मॉनिटर करना होगा बल्कि वफाक ही इस
पूरे निजाम को बेहतर बनाने का जिम्मेदारी भी लेगा और इसके बाद ये मंसूबा हैंडओवर कर दिया जाएगा लोकल गवर्नमेंट यानी कि सिंध हुकूमत को। लेकिन ये चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। कराची के अवाम ने माजी में ऐसे बहुत से मंसूबे देखे, ऐसे बहुत से सुहाने ख्वाब दिखाए गए हैं कराची के अवाम को, जो कि कुछ ही अरसे बाद शीशे का वो महल साबित होते हैं जो कुछ ही कंकनियों से तहस नहस हो जाते हैं। कराची के अवाम को न जाने रिलीफ कब मिलेगा और ये रिलीफ कितना ज्यादा देर पा होगा, ये ही सबसे अहम सवाल है। उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम से जो इश्यूज को हमने हाईलाइट करने की कोशिश की, हुकाम बाला इस तमाम तर सूरत हाल को समझेंगे और जो लूप होल्स हैं इस मंसूबे में उसको रेक्टिफाई करके इस मंसूबे को और ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा, ताकि किसी भी मंसूबे की आफादियत उसी वक्त तक पूरी हो सकती है कि जब उसका यूजेज 100% पोटेंशियल पे होता हुआ नजर आए। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीम को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।